वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML सीरीज़ के 11वें लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे HTML के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैग फॉर्म के बारे में। याद रखिएगा, फॉर्म जो है वो यूज़र और सिस्टम के दरमियान में एक इंटरफेस का काम करता है। यानी यूज़र जो डाटा सिस्टम में फीड करवाना चाहता है उसके लिए वो फॉर्म का सहारा लेता है। आपकी सहूलत के लिए मैंने आपके सामने फेसबुक का एक पेज ओपन किया। इसमें इस वक्त 2 फॉर्म लगे हुए हैं। पहला फॉर्म जो है वो जो ऑलरेडी यूज़र्स हैं उनके लिए है। यूज़र पहले बॉक्स में अपना यूज़र नेम लिखेगा, दूसरे में पासवर्ड लिखेगा और लॉगिन कर देगा। जबकि दूसरे एरिया में एक ऐसा फॉर्म लगाया गया है जो एक न्यू कमर्स के लिए है कि जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है वो इस नीचे वाले एरिया में आएंगे, वो फॉर्म में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। अब दोबारा यहाँ से मैं दोबारा आपको फिर पहले लेक्चर में लिए चलता हूँ। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन जिस दिन हमने शुरू किया था उसमें हमने फ्रंट एंड और बैक एंड की बात की थी। अब याद रखिएगा, ये फॉर्म डिज़ाइन करना जो है ये फ्रंट एंड डिज़ाइनर का काम है। फॉर्म कैसा होगा, फॉर्म दिखने में कैसा होगा, ये सारा काम फ्रंट एंड डिज़ाइनर का है। लेकिन इस फॉर्म में जो वो डाटा फीड कर रहा है, फिल कर रहा है, वो डाटा जो है वो बैक एंड पे डाटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है और यहाँ से जो है वो बैक एंड डेवलपर का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक फॉर्म जो है इस पे बैक वक्त एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड डेवलपर जो है वो काम कर रहा होता है। हम चूँकि फ़िलहाल HTML का पार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड की बात करेंगे। हाँ, जब हम बैक एंड पे जाएंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे कि डाटाबेस के साथ यही फॉर्म जो है ये आपका इंटरेक्शन कैसे करता है। तो फॉर्म में कहीं टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, कहीं ड्रॉप डाउन्स होती हैं, कहीं रेडियो बटन होते हैं और कहीं सबमिट बटन होते हैं। आज हम यही सारा कुछ जो है फॉर्म के टैग में देखेंगे। ये आपके सामने ड्रीम वीवर ओपन है और इसमें हमने एक न्यू फाइल जो है वो ओपन कर ली है जो कि HTML की एक डॉक्यूमेंट फाइल है। तो इसमें अगर तो हम फॉर्म के टैग को ख़ुद लिखना शुरू करें तो ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी हमने फॉर्म का टैग लिखा, टैब दिया, उसने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया और फॉर्म का टैग क्लोज़ कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, फॉर्म के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग टैग और भी आएंगे। तो फॉर्म के लिए हमारे पास एक बहुत, चूँकि हम ड्रीम वीवर में आ गए तो ड्रीम वीवर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। जैसा कि हम HTML की कोडिंग नोटपैड में बैठ के करते थे तो हमें एक एक लफ्ज़ की कोडिंग लिख के करनी पड़ती थी, जबकि ड्रीम वीवर में मैं चूँकि आपको पहले बता चुका हूँ ऐसा नहीं है। सिंपली डिज़ाइन व्यू में आए, यहाँ पे इंसर्ट की मेन्यू में आए और फॉर्म पे जाएं और उसके बाद यहाँ सबसे पहला टैग जो है वो आपको मिलेगा फॉर्म का। अब ये एक फॉर्म आपके सामने लग गया। ज़रा दोबारा डिज़ाइन से वापस कोड व्यू में आए तो फॉर्म के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग टैग और भी आए हैं। ID इज इक्वल टू फॉर्म 1, नेम इज इक्वल टू फॉर्म 1, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। एक आध टैग फॉर्म के अंदर हम और डालेंगे तो कुछ और सपोर्टिंग टैग जो है वो इसके आ जाएंगे। बहरहाल एनी हाउ, इसी तरीके से आप डिज़ाइन में दोबारा से वापस आ जाएं। इस फॉर्म के अंदर रहते हुए अब आपको काम करना है। इंसर्ट फॉर्म में सबसे पहला जो काम किया जाता है वो यूजुअली एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया जाता है। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें पहले इसका लेबल लग गया और उसके बाद इसका एक टेक्स्ट फील्ड आ गया। अगर आप इसकी कोडिंग में इसको आके देखेंगे तो ये देखिएगा लेबल, और लेबल का टैग बंद कर दिया गया और इसके लिए वो उसने लेबल जो लिखा है वो टेक्स्ट फील्ड लिखा है। आप इसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू में भी चेंज कर सकते हैं। अज्यूम दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये स्टूडेंट का नाम है, तो ये लेबल जो है ये स्टूडेंट के नेम के तौर पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये देखें, लेबल फॉर टेक्स्ट फील्ड और स्टूडेंट का नाम और लेबल। और इसके नीचे जो काम किया गया वो ये किया गया है, इनपुट का टैग लगाया गया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड, ID इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड। इनपुट से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ डाटा यूज़र से गेट किया जाएगा। टेक्स्ट से मुराद ये है कि यूज़र जो डाटा फीड करेगा वो उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ कर्सर रख के इंटर करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली पहले को भी एक पैराग्राफ में रख देगा और दूसरे के लिए भी एक पैराग्राफ का इस्तेमाल करेगा। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है आपका नंबर। पहले ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। याद रखिएगा, टेक्स्ट फील्ड में आप किसी भी किस्म के अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स और इस तरह की मिली जुली सारी चीज़ें जो हैं वो दे सकते हैं, जबकि नंबर में आप सिर्फ नंबर टाइप करेंगे। नंबर से मुराद ये है कि आप इस पर फ़ोन नंबर लिख सकते हैं या ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें आप समझते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट टाइप किए जा सकते हैं, उसको आप नंबर रख लेंगे। अज्यूम दैट आप
CNIC। अब आप जानते हैं कि CNIC में आपको सिर्फ नंबर टाइप करना है। ज़रा कोड व्यू में आके दोबारा इसका भी रिजल्ट देख लें। ये देखें लेबल, और किसके लिए लेबल दे रहा है, नंबर के लिए, और ये लेबल जो है ये CNIC है। और इनपुट टाइप ऊपर वाले के साथ टाइप टेक्स्ट दे रहा था, लेकिन नीचे वाले के साथ टाइप नंबर दे रहा है। इसका नाम भी नंबर है और इसका ID भी नंबर है। इसी तरीके से इंसर्ट और फॉर्म और थर्ड वन, अगर आप समझते हैं कि आपको ईमेल एड्रेस देना है तो उसके लिए आप ईमेल का फील्ड दे दें। इस पे याद रखिएगा कि इन पे वैलिडेशंस लगी हुई हैं। इसकी टाइप ईमेल है, इस पे वैलिडेशंस लगी हुई हैं। वैलिडेशन के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, जब हम इस फॉर्म को ब्राउज़र में जाके देख लेंगे। तो ईमेल हो गया। ईमेल के बाद अगली लाइन में चले जाएं और इंसर्ट में जाएं, फॉर्म में जाएं, और उसके बाद आपने इसका पासवर्ड टाइप कर दिया। इस पे भी वैलिडेशन लगी हुई है। और ज़रा गौर कीजिएगा कि इसकी जो पासवर्ड है, पासवर्ड की टाइप भी पासवर्ड ही होगी। क्यों होगी ये भी मैं आपको अभी ब्राउज़र में जाके डिस्प्ले करता हूँ। उसके बाद फॉर्म के बाद अगर आप समझते हैं कि इसका कोई वेब एड्रेस वगैरह लिखना है तो आप इसका URL भी दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप इसका टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं तो ये दोनों वेज इस्तेमाल हो सकते हैं। आप सिंपल नंबर भी दे सकते हैं और इस काम के लिए टेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ एडिशनल फील्ड्स हैं जिनकी SH हमें ज़रूरत नहीं है, जिसमें सर्च है, जिसमें रेंज है, जिसमें कलर है, जिसमें मंथ है, जिसमें वीक है। इसकी फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आप कोई डेट जो है वो फिक्स करना चाहें तो उसके लिए आप डेट का खाना दे दें। इसमें यूं कर लें कि आप डेट ऑफ एडमिशन डेट कर लें, या इसको एडमिशन डेट, ये लें जी। ये एडमिशन डेट के तौर पे आपका फील्ड जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और समटाइम इस तरह होता है कि आपने जैसा कि फेसबुक के फॉर्म में देखा, मैं अगेन आपको दिखा, ये ड्रॉप डाउन्स हैं। तो इन ड्रॉप डाउन्स पे भी हम बात करते हैं कि ये ड्रॉप डाउन्स जो हैं ये कैसे लगाई जाती हैं जी। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अब हम डेट ऑफ बर्थ में सिंपल एक कॉलम नहीं देंगे जैसा कि हमने एडमिशन डेट में दिया, बल्कि यूँ करें कि इसको एक दफ़ा सेव कर लें ताकि हम इसका ब्राउज़र में भी रिज़ल्ट चेक कर सकें कि ब्राउज़र में ये आपको रिज़ल्ट क्या देगा। तो मैंने Ctrl+S किया और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे ही चले, मैं लेट्स सपोज इसका फॉर्म ही इसका नाम दे देता हूँ। फॉर्म के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और यहीं से मैं इसे कहता हूँ कि इसको ब्राउज़र में व्यू करवा दें। अब ये देखिएगा कि ये एक फॉर्म आपके सामने ओपन है। ये चूँकि आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहेंगे वो टाइप होगा। ये चूँकि आपका न्यूमेरिक बॉक्स है, ये छोटे छोटे एरोज़ बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कोई अल्फ़ाबेट टाइप करने की कोशिश करेंगे भी तो नहीं होगा स्वाय न्यूमेरिक के। ईमेल एड्रेस में आप कोई सा भी ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड की ये क्वालिटी है कि इसमें जो कुछ भी टाइप किया जाएगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। यही पासवर्ड का कमाल है। ये देखिएगा एडमिशन डेट में ये यहाँ से आप, ये डेट पिकर भी है इसके साथ, यानी अगर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कोई सी भी करंट डेट जो है उसको यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे डेट पिकर की तरह नहीं चाहता, बल्कि जो मैंने अभी आपको फेसबुक पेज दिखाया तो डेट ऑफ बर्थ में मैं वो काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट फॉर्म, और यहाँ से आपको सेलेक्ट का मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर से। अब ये चूँकि अज्यूम दैट मेरा मंथ है तो मैंने यहाँ पे मंथ टाइप किया। इसके अंदर की वैल्यू कैसे देनी है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद दोबारा इसको एक दफ़ा फिर सेलेक्ट को फिर से पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डे यानी डेट रखना चाहूँगा। और थर्ड वन जो है इंसर्ट फॉर्म और सेलेक्ट, ये लें जी। इसके लिए हम लोग ईयर टाइप करेंगे। अब इनके अंदर वैल्यूज़ कैसे टाइप करनी है, अब ये मंथ है, ये डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाए। अब मंथ के अंदर हमने क्या टाइप करना है, इसके लिए आपको जस्ट, लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, ज़रा इसकी कोडिंग पे आ जाएं ताकि आपको पता चले ये क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने एक लेबल लिखा डेट ऑफ बर्थ, इसमें याद रखिएगा आपने 3 सेलेक्ट लगाए हैं। ये पहला सेलेक्ट है आपका लेबल के बाद, ये आपका दूसरा सेलेक्ट है और ये आपका तीसरा सेलेक्ट है। ये देखिएगा ID सेलेक्ट 2, ID सेलेक्ट 3। अमूमन होता ये है कि जब आप टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट करते हैं, जैसा कि आपने ये पहला टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट किया, तो ये पहले को टेक्स्ट फील्ड, दूसरे को टेक्स्ट फील्ड 2, तीसरे को टेक्स्ट फील्ड 3, चौथे को टेक्स्ट फील्ड 4, सो ऑन। पहले को नंबर, दूसरे को नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस वाइज चलाता रहता है। तो ये सेलेक्ट और सेलेक्ट 2 और सेलेक्ट 3। अभी इनके अंदर ऑप्शंस नहीं आई, कैसे आएंगी? अगर हम मैनुअल कोडिंग कर रहे होते तो ये हमारे लिए बहुत टफ होता। तो देखिएगा कि ये कैसे यहाँ पे आप इसकी ऑप्शंस देंगे।
तो ये जहाँ पे मंथ लिखा हुआ है इस पर आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे एक ऑटोमेटिकली एक मेन्यू अपीयर होगी, इसमें लिखा हुआ लिस्ट वैल्यूज़। जैसे ही आप लिस्ट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, अब चूँकि हम यहाँ पे मंथ पे बैठे तो अब यहाँ पे हम जनवरी और उसके बाद ये प्लस पे क्लिक करें, एक और फील्ड ऐड हो जाएगा, फैब ऐड कर देंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मार्च हो गया, प्लस पे क्लिक कर देंगे, अप्रैल ऐड हो गया, प्लस पे क्लिक करेंगे, मई हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके कर दें। अब आप ये चाहते हैं कि जब डिस्प्ले हो तो जनवरी ही डिस्प्ले हो, बाकी चीज़ें डिस्प्ले ना हो, तो आप इसको सिलेक्टेड पे जनवरी कर दें। उसके बाद आ गई आपकी डे पे आप डबल क्लिक करें, अगेन आपके पास मेन्यू आ जाएगी और लिस्ट वैल्यू। लिस्ट में आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 और इसी तरीके से आप आगे चलते जाएंगे और ओके कर दें। एंड थर्ड वन आपके पास ईयर है, अगेन डबल क्लिक करें और लिस्ट वैल्यू पे क्लिक करें। अज्यूम दैट आप इसको 2000 से शुरू कर रहे हैं, 2000 और इसको प्लस और फिर 2001 प्लस आप 2002 प्लस करें 2003 प्लस करें 2004, इसी तरीके से जितनी भी रेंजेस आप देना चाहेंगे वो रेंजेस आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इस मेन्यू को बेशक आप चाहें तो आप क्लोज़ कर दें। इसको ज़रा सेव करें। क्यों मैंने सेव किया? क्योंकि मैं आपको इसका ब्राउज़र में रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, और ये जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे जितनी वैल्यूज़ आपने लिखी होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। डे पे क्लिक करेंगे, जितनी वैल्यूज़ आपने लिखी होंगी वो आ जाएंगी, और इसी तरीके से आप ईयर पे आ जाएंगे तो जितनी वैल्यूज़ आपने लिखी होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये ड्रॉप डाउन भी कहा जाता है इसको, और अगर आप HTML में देखें तो इसको सिलेक्ट भी कहा जाता है। अब ज़रा इसकी कोडिंग की तरफ जाएँ। अब जब आप इसके कोड में जाएंगे तो ये देखें, ये जो आपका पहला सिलेक्ट था जो मंथ के लिए था, इसमें कुछ ऑप्शंस उसने दे दिए हैं, और सिलेक्टेड से मुराद ये है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको नज़र आता रहेगा वो जनवरी होगा। जब आप सेलेक्ट 2 में जाएंगे तो इसके लिए जो उसने ऑप्शंस दी हैं वो ये वाली हैं, और इसी तरीके से जब आप सेलेक्ट 3 में जाएंगे तो इसके लिए जो ऑप्शंस दी हुई है वो उसने ये वाली दी हुई हैं। इनमें से भी अगर आप किसी को सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 सेलेक्टेड रहेगा, और इसमें आप यूँ कह लें कि ये 2000 जो है ये सिलेक्टेड रहेगा। तो ये ड्रॉप डाउन इस काम के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद अमूमन हमें ज़रूरत पड़ती है जेंडर की, कि आइदर जो फॉर्म फिल कर रहा है वो मेल है या फीमेल है। इसके लिए हम लोग एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स नहीं देते, बल्कि चॉइसेस देते हैं, क्योंकि चॉइस में से कोई एक चीज़ जो है उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो इसके लिए आपको रेडियो बटन की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, आप अमूमन जब कोई विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर लिखा होता है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट। वहाँ पे जो ऑप्शंस बनी होती हैं वो रेडियो बटन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेडियो बटन यूजुअली सिंगल भी लग जाता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है। रेडियो बटन अमूमन 2 या 2 से ज़्यादा ही लगते हैं। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा रेडियो बटन लगाएंगे और वो एक ही फैमिली से या एक ही काम से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो इसके लिए आप रेडियो ग्रुप लगा दें। वो पूछ रहा है कि आपको कितने रेडियो बटन चाहिए। मुझे फ़िलहाल 2 रेडियो बटन चाहिए। यहाँ आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको इनके नाम को चेंज करना है। दूसरा काम ये चेंज करना है, आपको लेबल चेंज करना है, और तीसरा इसकी वैल्यू चेंज करनी है। नाम चूँकि मैं ये जेंडर के लिए लगा रहा हूँ इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया, इस रेडियो ग्रुप का नाम दे दिया जेंडर। लेबल जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहा है, यूज़र को पहले नंबर पे डिस्प्ले होगा मेल, और उसके बाद जो डिस्प्ले होगा वो होगा फीमेल। ये तो हो गया लेबल। और वैल्यू क्या है? जो डेटाबेस के साथ नेगोशिएशन करते वक्त सेंड की जाएगी। ऑब्वियसली जब मेल पे क्लिक करेंगे तो जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो मेल होगी, और जब फीमेल पे क्लिक किया जाएगा तो जो वैल्यू सेंड होगी, रिटर्न होगी, वो फीमेल होगी। तो ये याद रखिएगा। वैसे हल्दो के हम चूँकि बैकएंड पे भी काम नहीं कर रहे तो वैल्यू की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहरहाल देना ज़रूरी है। ओके कर दें। ये एक ही लाइन में लाने के लिए पहली लाइन के आखिर पे कर्सर रखें और डायल कर दें। वैसे तो ये एक टेबल भी बना देता है, लेकिन हम उस लंबे चौड़े चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो ये जेंडर मेल और फीमेल। अब इस रेडियो ग्रुप का काम भी देख लें। जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास जेंडर आ गया। ये देखिएगा, अभी तक कोई भी चीज़ सेलेक्टेड नहीं थी। हाँ, आप चाहें तो आप किसी को डिफ़ॉल्ट चेकड भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेल पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहे, लेकिन फ़िलहाल जैसे एक दफ़ा इसको फिर से रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं है। तो अगर आप, ये चूँकि एक ग्रुप है, ग्रुप से मुराद ये है कि इसके मेंबर्स में से किसी एक चीज़ को ही सिलेक्ट किया जा सकेगा। 2 चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को आप एक वक्त में सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा चेक बॉक्स। अज्यूम दैट
कि ये यूज़र जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस जानता है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानता है? एक से ज़्यादा भी जान सकता है। तो इसके लिए फिर हमें ये करना ये होगा कि इंसर्ट और फॉर्म में जाने के बाद आप चेक बॉक्स लगाएंगे। अक्सर हम इंस्टॉलेशंस के दौरान या फॉर्म फिल करते वक्त चेक बॉक्सेस पे क्लिक करते हैं। तो चेक बॉक्स सिंगल भी हो सकता है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ग्रुप भी हो सकता है। अब अज्यूम दैट कि मैंने तकरीबन कोई 3 या 4 चॉइसेस का एक चेक बॉक्स लगा दिया। एज़ यूजुअल एक तो मुझे इसका नाम देना होगा। मैंने ये जो कि लैंग्वेज के लिए लगाया, मैंने इसलिए इसका नाम लिख दिया लैंग्वेजेस। फिर वही अगेन कि एक चीज़ जो है वो आपकी वैल्यू है और एक आपका लेबल है। लेबल जो यूज़र को स्क्रीन पे नज़र आएगा और वैल्यू जो रिटर्न की जाएगी। अब अज्यूम दैट कि मैंने पहली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और दूसरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तीसरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है और चौथी लैंग्वेज जो है वो अज्यूम दैट जर्मन है। यही काम आप इनकी वैल्यूज़ के साथ करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लेबल में इंग्लिश लिखा है तो ये रिटर्न भी इंग्लिश ही करेगा। हिंदी लिखा है तो ये रिटर्न भी हिंदी ही करेगा। उर्दू लिखा है तो ये रिटर्न भी उर्दू ही करेगा। जर्मन लिखा है तो ये रिटर्न भी जर्मन ही करेगा। और उसके ये देखें, ये टेबल नीचे बना हुआ, लेकिन हम अभी फ़िलहाल टेबल के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। हम इसको एक ही लाइन में खुद एडजस्ट कर लेंगे। जब हम इसकी फॉर्म्स की खूबसूरती की तरफ बढ़ेंगे या HTML और CSS की मदद से मुकम्मल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये फॉर्म जो है इसको बहुत खूबसूरत तरीके से हम डिस्प्ले करेंगे। या वैसे भी जब हम बूटस्ट्रैप में दाखिल होंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगा। तो इसलिए फ़िलहाल हमारी पूरी तवज्जो जो है वो HTML की कोडिंग पे है, ना कि बल्कि इसकी डिज़ाइनिंग पे। तो इसका भी ज़रा रिज़ल्ट देख लें। इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद ज़रा ब्राउज़र में जाएं, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा ये लैंग्वेजेस। अब चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में, रेडियो ग्रुप में या चेक बॉक्स ग्रुप में क्या फ़र्क है? अभी देखिएगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और जर्मन। एक बंदा ये चारों लैंग्वेजेस जानता है तो ये चारों पे क्लिक करेगा। जबकि जो रेडियो ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं होता। रेडियो में आपने एक वक्त में एक चीज़ को आपने सेलेक्ट करना होता है, जबकि जो चेक बॉक्सेस होते हैं इनको आप एक वक्त में एक से ज़्यादा बॉक्सेस को भी चेक कर सकते हैं। एक और डिफरेंस, जो काम रेडियो बटन या रेडियो ग्रुप कर रहा है वही काम सेलेक्ट कर रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप समझ, दोनों का काम एक है कि ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा और ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ में से, ये देखिएगा मल्टीपल वैल्यूज़ में से ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, कोई एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, कोई एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। डिफरेंस इज़ दैट कि अगर जो चॉइसेस हैं वो कम है तो उनको स्क्रीन पे रेडियो के थ्रू दिखा दिया जाता है, खूबसूरत लगती हैं। लेकिन अगर चॉइसेस बहुत ज़्यादा हों, अब अज्यूम दैट यहाँ पे कोई 60-70 साल लिखने हों जिनमें से यूज़र ने किसी एक ईयर को सिलेक्ट करना है, तो स्क्रीन के ऊपर अगर रेडियो के थ्रू 60 से 70 साल लिख दिए जाएंगे तो वो बहुत बुरे लगेंगे। तो इन दोनों का काम टेक्निकली एक ही है कि मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना। लेकिन अगर चॉइसेस ज़्यादा हों जिनमें से सिलेक्शन लेनी है तो आप सेलेक्ट का इस्तेमाल कर लें, या इसको हम ड्रॉप डाउन भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर लें। और अगर चॉइसेस थोड़ी हों तो उसके लिए आप रेडियो ग्रुप का इस्तेमाल कर लें। जबकि ये टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें से एक से ज़्यादा चॉइसेस भी ली जा सकती हैं। आगे चलते हैं जी। अक्सर हमें इमेजेस अपलोड करने पड़ते हैं। इमेजेस अपलोड करने के लिए फॉर्म और यहाँ पे आपको बटन मिलेगा फाइल का। याद रखिएगा, फाइल के थ्रू आप किसी भी फाइल को पिकअप करवा सकते हैं। इसका भी रिज़ल्ट ज़रा ब्राउज़र में देख लें कि इसका रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे क्या मिलता है। ये देखिएगा, फाइल और चूज़ फाइल। आप इसका लेबल चेंज कर लें। लेबल चेंज करके इसकी जगह पे लिख दें पिक्चर। ये लें जी। और अब इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा पिक्चर का कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चूज़ फाइल और आगे लिखा हुआ है नो फाइल चूज़न। अब जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र खोल देगा। ब्राउज़र से मुराद ये है कि आप अपने सिस्टम की किसी भी पार्टीशन में से किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए रखे होते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए। तो ये देखिएगा, तो ये मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं जो आपके PC में पड़े हुए हैं, तो ये किसी भी इमेज को आपके सामने ओपन कर देगा। एंड देन आप जिस इमेज पे डबल क्लिक करेंगे वही इमेज जो है
सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये बात की बात है कि सेलेक्ट क्यों किया जाता है, वो बैकएंड वाले जाने कि ये इमेज कैसे रिटर्न किया जा रहा है और वो इमेज को कहाँ जाके सेव करते हैं। तो ये रोल जो है ये आपके इस जो है वो फाइल टैग का, फाइल कैसे अपलोड करते हैं। इसी तरीके से एक दो बटन आपको मज़ीद इसमें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो ये होगा कि इंसर्ट और फॉर्म, और ये तीन बटन है। एक सिंपल बटन है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल आपको डिसाइड करना है कि ये बटन क्या रोल प्ले करेगा। दूसरे दो बटन जो हैं उनमें एक रीसेट का बटन है। रीसेट क्या करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और दूसरे नंबर पे इंसर्ट, फॉर्म और सबमिट का बटन है। आप इस पर डबल क्लिक कर लें। दो तरीके हैं, या तो डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू को चेंज कर लें, या फिर मैं दूसरी साइड पे आपको कोडिंग में जाके दिखाता हूँ। चलें यहाँ पे इसकी वैल्यू कर लें क्लियर फॉर्म, कि यहाँ पे हम फॉर्म को और इंटर कर दें। तो ये देखिएगा इस फॉर्म की वैल्यू, इसका लेबल चेंज हो गया। लेबल से मुराद है यूज़र को क्या नज़र आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते तो आपको वापस कोड में आना पड़ेगा। एक दफ़ा टैग भी देख लें। पहला टैग जो है जी ये आपका इनपुट, इसकी टाइप जो है रीसेट, ये आपके फॉर्म को क्लियर करेगा। नेम रीसेट है, आईडी रीसेट है, और ये वैल्यू जो यूज़र को नज़र आ रही है क्लियर फॉर्म। और दूसरा जो बटन सबमिट किया गया वो उसकी टाइप जो है वो रीसेट नहीं है, सबमिट है। नेम भी सबमिट है, आईडी भी सबमिट है, वैल्यू भी सबमिट डाल दो। लेकिन हम इसकी वैल्यू को चलें सपोज़ हम यहाँ पे सेंड डाटा या सेव डाटा या ऐड डाटा जो भी आप इसको लिखेंगे, इन दोनों बटन्स के काम भी देख लें। जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा ये दो क्लिकेबल बटन है। अभी ये HTML खुद लगा रही है, बहुत सादा बटन है, कोई इतने खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब हम CSS पे जाएंगे या बूटस्ट्रैप पे जाएंगे तो ये बटन खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बटन, जैसा मैंने आपको फेसबुक फॉर्म पे दिखाया, तो ये बटन बहुत खूबसूरत फॉर्म, बहुत खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब अज्यूम दैट मैंने यहाँ पे कोई नाम टाइप किया, कोई ये टाइप किया, कोई पासवर्ड वगैरह टाइप करता हूँ, कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइप करता हूँ, या एडमिशन डेट टाइप करता हूँ, या कोई सी भी इसमें डाटा देता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये फॉर्म जो है ये मैंने गलत फिल कर लिया। बजाय इसके कि मुझे एक एक फील्ड में जाके इनको डिलीट करना पड़े, अब जस्ट रीसेट या क्लियर फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लियर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लिखा हुआ डाटा है, या जो भी आपने इसमें टाइप किया है, या जो भी आपने ऑप्शंस चूज़ की हैं, या जो भी ऑप्शंस आपने सेलेक्ट की हैं, जैसे ही आप क्लियर करेंगे ये सारा फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा। और जब आप इसको सेंड डाटा कर देंगे तो ये डाटा जो है ये आपका सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन कहाँ सेंड होगा ये अभी हमारे टास्क में नहीं है। ये सारा सेलेक्ट हो गया और सेंड डाटा। अब जैसे ही आप सेंड डाटा पे क्लिक करेंगे ये डाटा सेंड हो गया। यहाँ से बैक एंड डेवलपर का काम शुरू होता है कि जब सेंड डाटा पे आप क्लिक करते हैं तो वो डाटा कहाँ जाता है, डाटाबेस में कैसे सेव होता है। दोबारा जब आप लॉगिन वगैरह करने की कोशिश करते हैं, अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड टाइप करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो डेटाबेस में से दोबारा डाटा कॉल कैसे किया जाता है, उसको मैच कैसे किया जाता है। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मैच हो जाता है तो आपको लॉगिन कर दिया जाता है, किसी दूसरी तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, वरना आपको वापस किसी पेज पे भेज दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको फेसबुक का फॉर्म दिखाया था, ये लें जी। अब इस सेक्शन में आपने अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर या यूज़र नेम जो भी आपने रखा है वो देना है, और पासवर्ड देना है, और लॉगिन कर देना है। और इससे पहले जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था, नाम दिया था, कोई मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, कोई पासवर्ड सेट किया था, जेंडर सेट की थी और साइन अप किया था, तो आपके इस साइन अप पे क्लिक करने के नतीजे में इस फॉर्म से डाटा लेके फेसबुक की डेटाबेस में चला गया था। नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे आप जस्ट यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे, ये जो आपका इंटरफेस है फ्रंट का, ये डेटाबेस को कॉल करेगा। डेटाबेस को कॉल करके ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड उसको देगा। अगर ये दोनों मैच हो जाएंगे आप जानते हैं आप फेसबुक के अंदर चले जाएंगे, और अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो आपको इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा जी। तो ये था फॉर्म। अब चूंकि हम यहाँ पे पिक्चर भी लगा चुके हैं, अब ज़रा कोडिंग में आके देखिएगा, फॉर्म में एक चीज़ का और इजाफा कर दिया जाएगा। ये देखें, इनक्रिप्ट टाइप, मल्टी पार्ट, फॉर्म डाटा। ये सारे टैग्स याद रखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे एडिटर में बैठे काम कर रहे हैं तो ये सारे टैग्स खुद ब खुद लगते जाएंगे। अब अज्यूम करें कि ये फॉर्म से लेके फॉर्म तक अगर ये टैग हम मैनुअल लिखते हैं, ये सारे टैग्स हम मैनुअल लिखते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम दरकार है। लेकिन जैसे ही आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये फॉर्म बनाना सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है। कुछ और चीज़ें जो फॉर्म में आपने देखनी है। अब अज्यूम दैट कि मैंने स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा, और लिखने के बाद मैंने या
अज्यूम दैट मैंने पासवर्ड नहीं लिखा, नाम टाइप किया और नाम टाइप करने के बाद मैंने सेंड डाटा कर दिया। अब सेंड डाटा करेंगे तो वो देखें कि वो डाटा जो है वो फॉर्म जो है वो आपका सेंड हो गया। ये देखें यूज़र नेम, पासवर्ड और सेंड डाटा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, या सपोज़ मैंने ये यूज़र नेम खाली छोड़ दिया और ये पासवर्ड और CNIC लिखा और सेंड कर दिया, तो ये सेंड हो गया, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनको एम्प्टी किसी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए अब हमें क्या करना है, अब ज़रा आप कोड विंडो में दोबारा से वापस आ जाएं। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नेम है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दें, और वो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड। याद रखिएगा HTML4 में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। HTML4 में हमें इस काम को करने के लिए, यानी वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन पे थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, मुनासिब समझता हूँ वजाहत करना। वैलिडेशन होती क्या है, देखिएगा कि एक प्रोग्रामर बड़ी मेहनत से एक प्रोग्राम बनाता और कहीं किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करता। अब वहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में, बिजनेसेस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, वो आमतौर पर इतने ज़्यादा टेक्निकल या पढ़े लिखे नहीं होते। वो डाटा फीड करते वक्त समटाइम ऐसी संगीन गलतियां कर जाते हैं जिससे सिस्टम के क्रैश होने का डर होता है, और जब सिस्टम क्रैश हो जाए तो उसका सारा मलबा जो है वो उस प्रोग्रामर के ऊपर गिरता है। तो प्रोग्रामर आम तौर पर ये जो फॉर्म डिज़ाइन करता है, फॉर्म तो वो चंद मिनट में डिज़ाइन कर लेता है, लेकिन उस फॉर्म के ऊपर वैलिडेशंस लगाने में उसको घंटों लग जाते हैं। वैलिडेशन से मुराद ये है कि ऐसा कोई भी रॉन्ग इनपुट ना दिया जा सके जो रॉन्ग आउटपुट का बाइस बने। कंप्यूटर में एक बड़ी कॉमन टर्म इस्तेमाल होती है, वो है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर के बनाने वाले ये कहते हैं कि अगर आप रॉन्ग इनपुट देते हैं तो आप कभी भी राइट आउटपुट की तवक्को नहीं कर सकते, जो बोओगे वही काटोगे। तो ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है, जो फ्रंट एंड को या बैक एंड को कंट्रोल कर रहा है, कि वो फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाए। वो वैलिडेशन समटाइम घंटों भी लग जाते हैं। तो HTML5 ने आके इस काम को कदरे आसान कर दिया। अब ये देखिएगा, एक छोटी सी कमांड इसके साथ हमने लगा दी है, जो है रिक्वायर्ड का फीचर ही। अब इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। रिक्वायर्ड का फीचर ये है कि अब अज्यूम दैट मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने CNIC लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा, और लिखने के बाद जैसे मैंने सेंड किया तो ये देखें यहाँ के रुक जाएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि जब तक आप इस फील्ड को नहीं फिल करेंगे मैं आगे सेंड नहीं करूँगा। अब अज्यूम दैट मैंने इस फील्ड को तो फिल कर दिया लेकिन पासवर्ड को फिल नहीं किया, सेंड करता हूँ तो ये तब भी सेंड हो गया। तो अज्यूम दैट कि ये पासवर्ड जो है ये भी रिक्वायर्ड है, कि इसके बगैर भी आप आगे नहीं जा सकते। तो ये देखें, अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी इस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस फील्ड को फिल कर लेंगे तो ये देखें वो पासवर्ड पे आ गया कि आप पासवर्ड का फील्ड जो है वो खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी फॉर्म की वैलिडेशंस कहलाती हैं। इसी तरह से जो अगली वैलिडेशंस लगी हुई हैं वो ईमेल्स पे खुद लगी हुई हैं। ये तो हमने 2 वैलिडेशंस लगाई हैं रिक्वायर्ड के लिए। ईमेल पे खुद एक वैलिडेशन लगी हुई है। इससे मुराद ये है कि अगर आप सिर्फ कुछ भी लिख के सेंड करेंगे, इसके लिए आप इसको फिल कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देखें वो वैलिडेशन दे रहा है कि ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। वैलिड ईमेल से मुराद है कि इसमें @gmail.com ये वैलिडेशन जो है ये होगी। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी वैलिडेशन जो है ये आपके इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। एक और चीज़ जो आजकल अमूमन देखने में आ रही है वो ये है कि लेबल जो है वो अलहदा से नहीं दिए जाते। एक दफ़ा फिर इसी फॉर्म को देखिए, ये देखें ये कुछ लेबल्स जो हैं वो उन्होंने खुद से अंदर टाइप किए हुए हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें अंदर टाइप की गई हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, यानी अगर आप ये समझते हैं कि ये लेबल जो है ये बाहर नहीं आना चाहिए बल्कि इसी के अंदर आना चाहिए, तो उसके लिए फिर एक काम आपको करना होगा, वो ये होगा कि ये अज्यूम दैट स्टूडेंट का नाम था, और ये CNIC था, और ये ईमेल था, और ये पासवर्ड था। तो मैं इन लेबल्स को यहाँ से वेव ऑफ कर देता हूँ और कोड में जाएँ। कोड में जाने के बाद ये देखें जहाँ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से मुराद ये है कि आप इसमें कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने पहले में जो है वो फुल नेम लिख दिया, और दूसरे में मैंने प्लेस होल्डर लिखा, और इसमें मैंने अज्यूम दैट कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तीसरा चूँकि ईमेल के लिए है इसलिए इसमें भी आपने प्लेस होल्डर लिखना है, और इसमें आपने लिख देना है कि ये ईमेल एड्रेस है। और चौथा जो था वो आपका पासवर्ड था, और इसके लिए भी आपने प्लेस होल्डर लिखना है, और लिखना है जी कि आपने यहाँ पे पासवर्ड। तो इसको आप सेव करें, और सेव करने के बाद अब ज़रा आप यहाँ इसको भी देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे आपके लेबल दिए हुए हैं,
अब जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा वो लेबल जो है हट गए। फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, दीज आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। तो HTML4 में ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता था और अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन HTML5 ने ये सारे काम आसान कर दिए। अब जैसे ही आप फुल नेम पे कोई भी नाम टाइप करेंगे तो वो जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं तो वो लेबल को रिवोक कर लेगा। जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे example@gmail.com वगैरह वगैरह वो टाइप हो जाएगा, और पासवर्ड टाइप करेंगे तो पासवर्ड आप जानते हैं आपको नज़र नहीं आता। तो ये कुछ इसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम लगाते हुए अपने फॉर्म को मज़ीद पावरफुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो टेक्स्ट पे लगते हैं कि आईडी कार्ड नंबर अगर लिखा जाएगा तो उसके लिए मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने फील्ड मिनिमम इसमें टाइप करेंगे तो आगे जाने देगा, वरना वो इनवैलिड माना है। तो बहरहाल ये फॉर्म का एक रफ सा स्केच था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस फॉर्म को हम बेहतर से बेहतर जो है उसकी शक्ल करते जाएंगे।